रीबर्थ ऑफ परफेक्ट कपल एपिसोड 9 मीटिंग हॉल में अभी भी सभी लोग खड़े हुए थे। शौर्य जाकर वहां रखी एक सीट पर बैठा और उसने सभी लोगों को बैठने का इशारा किया, जिसके बाद बाकी सभी लोग भी बैठ गए। वहीं शौर्य की नजर अभी भी मुकेश पर ही बनी हुई थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो अभी अभी मुकेश से मिला है। हाँ, यहाँ आने के पहले ही शौर्य ने ये पता करवा लिया था कि उसके नए पार्टनर कौन होने वाले हैं। हालांकि वो ये जानकर हैरान हुआ था कि उसका पार्टनर मुकेश है, और तभी उसे समझ आया कि वो कल सनम से पार्टी में कैसे मिला था। शौर्य ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ मुकेश को देखकर कहा, गुड आफ्टरनून मिस्टर मुकेश। मुकेश ने घूरकर शौर्य को देखा और उसे विश किया, जिसके बाद मिस्टर वर्मा ने उन दोनों को आपस में मिलवाते हुए कहा, तो मिस्टर मुकेश एंड मिस्टर प्रधान, अब हम तीनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। ये सुनकर मुकेश हैरान हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि असल में शौर्य प्रधान, जिससे वो काफी समय से चुप रहा था, वो उसका इस नए प्रोजेक्ट में पार्टनर था। अब मुकेश इस प्रोजेक्ट से पीछे भी नहीं है सकता था, क्योंकि उसने अपना कई सारा पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा दिया था, और अगर उसने इससे पीछे हटने की कोशिश की तो उसके सारे फंड्स तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही उसकी मार्केट में रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। इतनी बुरी तरह फांसे होने के कारण मुकेश का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वहीं उसकी ये हालत देखकर शौर्य के होठों पर खतरनाक स्माइल आ गई थी। काफी देर तक चली उसे मीटिंग में दो ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने कुछ नहीं कहा था, और वो थे मुकेश और शौर्य। शौर्य ज्यादा बात नहीं करता था। वहीं मुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात कहे, लेकिन उसे इस बात की राहत जरूर थी कि आकृति वहां पर नहीं थी, वरना वो नहीं जानता था कि शौर्य क्या करता। शायद उसे यहीं से उठाकर अपने साथ ले जाता। नहीं, वो आकृति को इस तरह नहीं ले जा सकता था। आकृति को खोने के ख्याल से ही मुकेश का दिल कांप उठा था। हालांकि इसका कारण वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन उसने अब सोच लिया था कि वो किसी भी हालत में आकृति को शौर्य के पास नहीं जाने देगा। आकृति सिर्फ उसकी थी, सिर्फ उसकी। इस बारे में सोचते हुए मुकेश को ये एहसास हुआ कि आकृति उसके लिए कितनी जरूरी हो चुकी है, और इस बारे में सोचते हुए उसकी आंखों के सामने वो नीली आंखों वाली लड़की का चेहरा आ गया, जिसने अपनी सादगी, खूबसूरती, मुस्कान और मासूमियत से उसके पत्थर जैसे दिल को धीरे धीरे पिघला दिया था। थोड़ी देर बाद मुकेश अपनी कार में बैठकर तेजी से घर के लिए निकल गया। ना जाने क्यों उसके दिल में आज आकृति से मिलने की काफी ज्यादा इच्छा हो रही थी। और इधर कंपनी के कॉरिडोर से गुजरते हुए शौर्य कंपनी को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर काफी ज्यादा सख्त भाव थे, और वो ध्यान से उस जगह की एक एक दीवार को देख रहा था, जिसे वो काफी ज्यादा बेदर्दी से गिरने वाला था। ये सोचते हुए शौर्य आगे बढ़ रहा था, तभी उसे सामने से आता हुए एक इंसान दिखाई दिया। एक लड़की जो अपनी साड़ी संभाले तेजी से वहां आ रही थी। उसका चेहरा हल्का सा नीचे झुका हुआ था। उसके गहरी नीले रंग की साड़ी में उसका चेहरा काफी ज्यादा प्यार और खूबसूरत दिख रहा था, और उस प्यार से चेहरे को देखकर शौर्य अपनी जगह रुक गया था, जिस कारण उसके पीछे चल रहा है मिलन और उसके गार्ड्स को भी रुकना पड़ा, और वो भी उसी इंसान को देखने लगे जिसे शौर्य देख रहा था। उस अनजान लड़की को देखकर सारे गॉड्स फिर हैरान हो गए। ये वही लड़की थी जिसे देखने के बाद उनके बॉस ने उन्हें किसी तरह से परेशान नहीं किया था, और उसे देखकर वो सभी खुश हो गए थे। और मिलन तो सनम को देखकर बहुत बुरी तरह हैरान हो गया था। आखिर जिस लड़की को वो हर देश में, हर कंट्री में और हर गली पर ढूंढ चुका था, वो उसे यहाँ मिल रही थी मुकेश की कंपनी में। इस बात को लेकर वो बहुत कंफ्यूज था। मिलन ने अपना सिर उठाकर शौर्य की तरफ देखा, जो कि बिना किसी भाव के आकृति को ही देख रहा था। आकृति जो कि बिना आगे देखे चल रही थी, अचानक से वो किसी चीज से टकरा गई और उसके सिर पर हल्की सी चोट लग गई। आकृति ने अपना सिर सहलाते हुए कहा, कॉरिडोर के बीच के पहाड़ किस तरह रख दिया है, हमें चोट लग गई। ये कहकर उसने जैसे ही सर उठाकर देखा उस इंसान को देखकर जिसने कल उसके साथ बदतमीजी की थी, वो हैरान हो गई और कुछ पल उसे देखते ही रह गई। कल उसने शौर्य को इतने ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन आज वो उसके चेहरे की हर एक बारीकी को देख पा रही थी। उसके हैंडसम फेस और लुक्स को देखकर एक पल के लिए आकृति थम सी गई थी, और उसे ये चेहरा बहुत ज्यादा पहचाना लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जिसे वो बहुत करीब से जानती हो, जैसे उसका इस चेहरे से कोई गहरा रिश्ता हो। लेकिन क्या इस बारे में सोचते हुए आकृति का सिर दर्द करने लगा था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ किसी ने उसकी बाजू पकड़ी और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। जब तक आकृति को होश आता, वो एक अंधेरे कमरे में खड़ी थी और हैरान होकर अपने सामने खड़े इंसान को देख रही थी, जो कि एक टक उसे ही घूरे जा रहा था। आकृति ने उस इंसान को डरते हुए देखा और अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप हमारा पीछा करते हुए आए? देखिए, हम आपको बिल्कुल नहीं जानते हैं और हमने आपको कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तो आप हमारा पीछे छोड़ दीजिए। हम आपको आपकी कल की गलती के लिए माफ कर देंगे।
शौर्य जो कि आकृति के बिल्कुल सामने खड़ा था, उसने प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे देखा और धीरे से अपना हाथ आगे बढ़कर आकृति की कलाई पकड़ी और उसे दोबारा अपनी तरफ खींचा, उसकी कमर को कस लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कल कोई गलती की थी। ये सुनकर आकृति को गुस्सा आ गया और उसने शौर्य को घूरते हुए कहा, तो आप कहना चाहते हैं कि आपने कोई गलती नहीं की थी? क्या आप भूल गए कि आपने हमारे साथ? इतना कहकर सनम चुप हो गई। उसका चेहरा बुरी तरह लाल हो चुका है क्योंकि उसे याद आ गया था कि शौर्य से कल उसे किस तरह किस किया था और उसने किस तरह उसके किस का रिस्पांस किया था। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाकर कहा, क्या मैंने क्या किया? क्या तुम भूल गई हो कि तुमने भी मुझे किस बेक किया था? अगर ये सिर्फ मेरी तरफ से होता तो मैं इसे अपनी गलती मान लेता, लेकिन इसमें तुमने मेरा पूरा साथ दिया था, इसलिए ये कोई गलती नहीं थी, ये सिर्फ एक एहसास था जिसे तुम भी जी रही थी और इससे तुम इनकार नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। समय ने अपने होठों से उसकी गर्दन से सीने तक का सफर तय करते हुए फुसफुसाते हुए कहा, मैं भी तो काम ही कर रहा हूं जान, तुम्हें प्यार करने का। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने एक झटके से सृष्टि को अपनी गोद में उठाया और बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर सृष्टि हैरान हो गई, आखिर ये आदमी उसके साथ करना क्या चाहता था। सृष्टि ने जोर जोर से अपने दोनों हाथों से समय के सीने ने पर मुक्के मारना शुरू कर दिया, लेकिन समय नहीं रुक। लास्ट में उसने सृष्टि को बेड पर बिठाया और खुद नीचे घुटनों के बल बैठ गया। ये देखकर सृष्टि हैरान हो गई, लेकिन तभी उसने देखा कि समय के हाथ में उसके शूज थे। समय ने उसे ध्यान से शूज पहनते हुए कहा, ध्यान रखना और खुद को कोई भी चोट मत लगने देना। उद्धरण चिन्ह। उसके इतने जेस्टर को देखकर एक पल के लिए सृष्टि पिघल ही गई। उसने धीरे से कहा, तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? मत करो, क्योंकि अगर मुझे इसकी आदत लग गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। समय ने मुस्कुराते हुए अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। सृष्टि ने कहा, नहीं, मेरा कलिंग मुझे रिसीव करने आया है। समय ने सृष्टि को हाथ पकड़ा और कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूं। सृष्टि मना करना चाहती थी, लेकिन समय ने उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। घर के बाहर आने के बाद समय ने देखा कि वहां पर एक ब्लैक शर्ट पहनना आदमी अपनी मर्सिडीज के सामने खड़ा था। उसने अपनी आंखों पर शेड्स चढ़ा रखे थे और उसके हाथ में एक रिस्ट वॉच थी जो कि काफी ज्यादा महंगी दिख रही थी। समय ने घूरकर उस आदमी को देखा जो कि सच में बहुत हैंडसम लग रहा था और फिर आगे बढ़कर सृष्टि के माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहा, ध्यान से जाना और फालतू लोगों से और बदसूरत लोगों से दूर रहना, तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही परफेक्ट हूं। ये कहकर समय भी अपनी कार में बैठकर निकल गया और सृष्टि उसे देखते ही रह गई। उसे उसका पार्टनर इतना बुरा क्यों लग रहा था? क्या वो जेलस हो रहा था? इस बारे में सोचते हुए सृष्टि मुस्कुराने लगी और फिर अपने पार्टनर के साथ बैठकर घर के ऑफिस के लिए निकल गई। इधर मुकेश की कंपनी में मुकेश एक फाइल स्टडी कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो ध्यान से उस फाइल को पढ़ रहा था। कुछ पल तक उस फाइल पढ़ने के बाद मुकेश ने वो फाइल अपने असिस्टेंट की तरफ रखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि हमारी बड़ौदा वाली और उदयनगर वाली फैक्ट्री बंद हो गई है? आखिर ये सब कैसे हुआ और हमारा लंदन वाला प्रोजेक्ट क्यों रुक गया है? अचानक से ये सब क्यों हो रहा है? क्या तुम मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो? उसके असिस्टेंट ने सिर हिलाते हुए कहा, सर, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सुनकर मुकेश का चेहरा बुरी तरह लाल हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। इधर आकृति के केबिन में आकृति फोन पर चांदनी से बात कर रही थी। चांदनी अपनी ट्रिप पर अपने दोस्तों के साथ मौजूद थी और इस समय जयपुर की खूबसूरत जगह पर घूम रही थी। चांदनी ने एक्साइटेड होकर कहा, यू नो वॉट आकृति, ये जगह बहुत ज्यादा मजेदार है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं अब तक यहाँ क्यों नहीं आई। तुम नहीं जानती, यहाँ का एक किला है, वो तो इतना ज्यादा प्यार है कि मैं उसकी क्या ही तारीफ करूँ। और यहाँ पर एक घर भी है। हम यहाँ के अमीर लोगों के विलास भी दिखाए गए, जिनमें से एक घर का नाम है प्रधान भवन। वो तो इतना ज्यादा सुंदर है, इतना प्यारा घर तो मैं कहीं देखा ही नहीं। प्रधान भवन का नाम सुनते ही आकृति का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली परछाइयां घूमने लगी। एक बड़ा सा महल जैसा घर जिसकी दीवारें संगमरमर के पत्थर की बनी हो और जहां की नक्काशी काफी ज्यादा नायाब हो, ऐसी जगह को देखकर उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि वो एक अनजान शख्स के साथ उसे घर में हाथों में हाथ डाले जा रही थी। ये सब सोचते हुए अचानक ही आकृति चांदनी की आवाज से होश में आए। चांदनी ने कहा, आकृति तुम कहाँ खो गई? आकृति ने कहा, कुछ नहीं, तुम अपनी ट्रिप एंजॉय करो।
ये कहकर उसने कॉल कट किया और मुकेश के केबिन की तरफ जाने लगी क्योंकि उसे कुछ पेपर्स पर मुकेश के साइन करवाने थे। केबिन के बाहर पहुंचकर आकृति ने मुकेश को चिल्लाते हुए सुना। वो कह रहा था कि उसके सारे प्रोजेक्ट शौर्य प्रधान के कारण खराब हो रहे हैं और इस तरह वो बर्बाद हो जाएगा और उसके पास कुछ नहीं बचेगा। ये सुनकर आकृति के कदम जहां थे वहीं रुक गए। उसे उस काली आंखों वाले इंसान का चेहरा याद आने लगा जिसने उसे 2 बार परेशान किया था। उसका नाम भी तो शौर्य प्रधान ही था। हाँ, यही नाम था उसका। इस बारे में सोचते हुए आकृति काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी उसे मुकेश के असिस्टेंट की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, सर लेकिन अब हम क्या करें? हम मिस्टर प्रधान को इस तरह नहीं रोक सकते। आप जानते हैं ना वह कितने ज्यादा पावरफुल है। मुकेश ने अपने दांत पीसते हुए कहा, वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो मुझे इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आकृति को लग रहा था कि शौर्य ये सब उसके लिए कर रहा है क्योंकि उसने कहा था कि वो उससे प्यार करता है। क्या वो आकृति के लिए मुकेश को बर्बाद करने वाला था? अगर वो मुकेश को बर्बाद कर देगा तो फिर चांदनी का क्या होगा? कौन लड़का उससे शादी करेगा? और मुकेश का बिजनेस जिसे उसने इतनी मेहनत से खड़ा किया है वो भी बर्बाद हो जाएगा। नहीं, आकृति खुद के कारण इतनी सारी चीज बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। ये सोचते हुए आकृति पीछे मुड़ी और कंपनी से बाहर चली गई। बाहर आने के बाद आकृति ने अपने फोन में शौर्य प्रधान का नाम सर्च किया और थोड़ी रिसर्च करने के बाद उसे शौर्य के असिस्टेंट मिलन का कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया। आकृति ने जल्दी से उसे नंबर पर कॉल किया। थोड़ी देर रिंग जाने के बाद कॉल कट हो गई, लेकिन आकृति ने 2-3 बार और कॉल लगाया जिसके बाद कॉल कनेक्ट हो गया। दूसरी तरफ से मिलन की आवाज आई, हेलो। आकृति ये सुनकर एक पल के लिए चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने जोश जोश में फोन तो लगा दिया था, लेकिन अब वो इस इंसान से क्या वो ये कह सकती है कि वो उसके बॉस से मिलना चाहती है? आकृति अपने मन में ये सब सोच रही थी कि दूसरी तरफ से मिलन ने कहा, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? आकृति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मुझे शौर्य प्रधान से बात करनी है। उसे आवाज को सुनते ही मिलन हैरान हो गया। उसने अपने फोन की तरफ देखा। वो एक अनजान नंबर था, लेकिन ये आवाज बिल्कुल उसकी मां की आवाज की तरह थी। क्या सच में सनम मैंने उसे फोन किया था? ये सोचकर मिलन दौड़ते हुए ऑफिस रूम की तरफ गया जहां पर शौर्य की मीटिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के साथ चल रही थी। मीटिंग में इंटरप्ट करते हुए मिलन जल्दी से शौर्य के सामने खड़ा हुआ। वो अभी भी गहरी सांस भर रहा था। शौर्य गुस्से से उसे देख रहा था क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और मिलन ने उसे इस तरह परेशान कर दिया था। मिलन ने हाँफते हुए कहा, सर मैं का कॉल है। उद्धरण चिन्ह। शौर्य जो अभी मिलन को चिल्लाने ही वाला था, इस बात को सुनते ही चुप हो गया और उसने जल्दी से फोन ले लिया और फिर सामने बैठे लोगों से कहा कि वह इस मीटिंग को कल अटेंड करेगा। ये सुनकर सामने बैठे लोग नाराज तो हुए, लेकिन वो शौर्य प्रधान को ऑफर नहीं कर सकते थे, इसलिए वो लोग चुपचाप वहां से चले गए। पूरे कमरे की शांत हो जाने के बाद शौर्य ने धीरे से कहा, हेलो। और इस आवाज को सुनते ही सनम के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसकी आंखें अपने आप झिलमिलाने लगी। काफी देर तक चुप रहने के बाद आकृति ने कहा, हमें आपसे मिलना है। शौर्य ने उससे कहा, मैं एड्रेस भेज रहा हूं, यहां आ जाओ। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया और एक मैसेज आकृति को सेंड कर दिया और फिर मुस्कुराते हुए अपनी सीट से टिककर खिड़की से दिख रहे आसमान को देखने लगा। शौर्य ने खुद से कहा, तुम खुद मेरे पास आओगी अपने आप, और ये तुमसे तुम्हारे पति शौर्य प्रधान का वादा है। लगभग 2 घंटे बाद आकृति एक बड़े से मेंशन के बाहर खड़ी थी। उसके आसपास ज्यादा घर नहीं थे और वो घर काफी बड़े इलाके में फैला था। आकृति एक तक उस घर को देखे जा रही थी। उसने इतना सुंदर घर आज से पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि वो मुकेश के साथ पहले भी कई अच्छे घरों में रह चुकी थी, लेकिन इस तरह का घर उसने अपने सपनों में भी नहीं देखा था। आकृति ये सब सोच रही थी कि तभी गार्ड ने उसके लिए उस गोल्डन कलर के गेट को खोल दिया जिसके अंदर एक लंबा सा गलियारा गया था। आसपास अलग अलग रंगों के फूल लगे थे और बड़े बड़े पेड़ों की छांव घास को और ज्यादा गहरा हरा दिख रही थी। आकृति धीमे कदमों से अंदर जाने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, अंदर लगा बड़ा सा फाउंटेन उसकी आंखों के सामने और ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। आकृति उन सभी चीजों को देखते हुए अपनी गहरी नीली आंखों में एक चमक को महसूस कर सकती थी। और आखिर वो कल आया जब वो उस बड़े से दरवाजे के सामने पहुंची जिसे एक सर्वेंट ने खोला था। उस सर्वेंट ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और वो रिस्पेक्ट से झुककर उसका वेलकम कर रही थी। आकृति अंदर आए। अंदर का नजारा तो बाहर से भी ज्यादा खूबसूरत था। बड़े से झूमर के नीचे रॉयल ब्लू कलर के सोफे जिन पर क्रीम कलर के कुशन को सेट किया गया था और सेंटर में रखा राउंड टेबल जिसके ऊपर एक बड़ा सा वास रखा था, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। घर में कई सारे सर्विस काम कर रहे थे और ऊपर जाती हुई सीढ़ियां गोलाकार में घूमकर पूरे कमरों की तरफ जा रही थी जिस पर व्हाइट कलर का कारपेट बिछा हुआ था।
आकृति ये सब देख ही रही थी कि तभी किसी ने उसे पीछे से थाम लिया और उन बाहों को महसूस कर आकृति बुरी तरह कांप उठी। शौर्य ने अपनी आंखों से कुछ इशारा किया जिसके बाद वहां मौजूद सारे सर्वेंट वहां से चले गए। अब उस हाल में रह गए तो सिर्फ आकृति और शौर्य। शौर्य का सर आकृति की गर्दन पर था। उसकी गर्दन पर किस करते हुए शौर्य ने कहा, जान तुम जानती हो इस घर को और मुझे तुम्हारा कितना इंतजार था। ये शब्द उसने इतने सेंचुअल तरीके से कहे थे कि आकृति का रोम रोम कांप उठा था और वो कांपते हुए हाथों से शौर्य के हाथों को खुद से अलग करने लगी, लेकिन शौर्य पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। हिम्मत कर आकृति ने कहा, मुझसे दूर हटिए। ये सुनकर शौर्य जल्दी से आकृति से दूर हो गया। आकृति को विश्वास नहीं था कि ये आदमी उससे इतनी जल्दी दूर हो जाएगा और पता नहीं क्यों उसके दूर जाने से उसे अपने दिल में एक खालीपन सा महसूस हो रहा था जिसे उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। आकृति ने पीछे मुड़कर शौर्य की तरफ देखा। शौर्य ने इस समय व्हाइट कलर की शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। उसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले थे और उसने स्लीव्स को कोहनी तक फोल्ड किया हुआ था। उसके हमेशा सेट रहने वाले बाल आज हल्के से बिखरे हुए थे और वो बहुत ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। आकृति तो कुछ पल तक उसे देखती ही रह गई और सोचने लगी कि क्या इतना हैंडसम इंसान भी हो सकता है। शौर्य ने जब आकृति को इस तरह खुद की तरफ देखा पाया तो उसने धीरे से कहा, क्या हुआ सनम, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे तुमने मुझे पहले देखा ही नहीं है। उसकी इस बात को सुनकर आकृति होश में आई। उसने कहा, हमारा नाम सनम नहीं है, हमारा नाम आकृति है। शौर्य ने आगे बढ़कर सनम की कमर में अपना हाथ डाला और उसे अपने करीब खींचकर उसकी नाक से अपनी नाक टकराते हुए कहा, और तुम्हें लगता है कि मैं इस झूठ पर विश्वास करूंगा? भले ही तुम मुझे भूल गई हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला हूं और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी मेरे एहसास को नहीं भूली हो। ये कहते हुए शौर्य ने सनम की घूरती हुई नजरों में देखकर ही उसकी होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। सनम जो उसके इस एक्शन से इतनी हैरान हो गई थी कि वो अपनी सांसों को तक संभालना भूल गई थी। साथ ही उसे अपने बॉडी के रिएक्शन पर और ज्यादा हैरानी होने लगी क्योंकि अपने आप ही उसके दोनों हाथ शौर्य के पीठ पर जा लगे थे और वो खुद भी उसके किस का रिस्पांस देने लगी थी। उनकी सॉफ्ट किस अब धीरे धीरे पैशनेट और इंटेंस होती जा रही थी। किस करते हुए शौर्य अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था और सनम अपने कदमों को पीछे। ऐसे ही करते करते वो दोनों उस बड़े से सोफे पर जा गिरे। इस समय सनम शौर्य के नीचे दबी थी। शौर्य का एक हाथ सनम की कमर पर घूम रहा था और दूसरे हाथ से उसने सनम के बालों को पकड़ा हुआ था। वही सनम के दोनों हाथ शौर्य की पीठ पर कसे हुए थे और उसके नाखून उसकी पीठ में धंसते जा रहे थे। जिसके शौर्य की किस और ज्यादा डीप हो रही थी। वो जानता था सनम उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है और इस बात को उसे साबित करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसकी वाइफ उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस थी। हालांकि 6 महीने की दूरी ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया था, याददाश्त को मिटा दिया था, लेकिन एहसास वो कभी नहीं मिट सकते थे। वो तो दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं और आज ये बात साबित भी हो गई थी। काफी देर बाद सनम को जब सांस लेने में दिक्कत हुई तो उसने शौर्य को धक्का दिया जिससे शौर्य जमीन पर जा गिरा और वो खुद सोफे पर बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसकी गहरी नीली आंखों में आंसू की बूंदें छलकने लगी थी और उसने खुद को अपनी ही बाहों में समेट लिया था। उसने ये क्या किया? क्या उसने एक अनजान इंसान को खुद को सौंप दिया? लेकिन क्यों? उसने तो आज तक मुकेश को भी खुद इतने करीब से छूने नहीं दिया, तो फिर उसने इस अनजान इंसान को खुद को कैसे छूने दिया? इतने सारे मुश्किल भरे सवालों के बीच जूझ रही सनम को अचानक ही शौर्य ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान में कहा, शांत हो जाओ, मैं हूं ना यहाँ, मैं हूं तुम्हारे लिए सनम। आकृति ने भी शौर्य को जोर से गले लगाकर कहा, हमें समझ नहीं आ रहा है हमारे साथ क्या हो रहा है। हम आपकी तरफ खिंचाव महसूस नहीं करना चाहते लेकिन हम खुद को रोक भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम उन्हें धोखा भी नहीं दे सकते। हम कैसे अपने ही पति को धोखा दे सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें जाने दीजिए और प्लीज हमारे पति को परेशान करना बंद कीजिए। उनकी इन सब में कोई गलती नहीं है। आप हमें पसंद करते हैं, इसमें उनकी क्या गलती है? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने सनम के बालों को सहलाते हुए कहा, और तुम उसे पसंद नहीं करती, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनकर सनम चुप हो गई। शौर्य ने आगे कहा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ये कहते हुए शौर्य ने सनम का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके मोटे मोटे आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहा, बताओ सनम। सनम ने अपनी नाक ऊपर की और फुसफुसाते हुए कहा, हमने कहा ना, हमारा नाम सनम नहीं है, हमारा नाम आकृति है। ये सुनकर शौर्य हंसा। उसने कहा, अच्छा ठीक है आकृति, मुझे बताओ क्या तुम मुझे पसंद करती हो?
ये सुनकर आकृति में कंफ्यूज लुक के साथ शौर्य को देखा और कहा, हम नहीं जानते कि हम आपको पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन हमें आपसे जुड़ाव महसूस होता है। हम जब होश में आए थे तब हमें मुकेश ही देखा थे, इसलिए हमें सिर्फ वही याद है और हमें सिर्फ ये पता है कि वो हमारे पति है। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने अपने दांत पीसते हुए कहा, वो तुम्हारा पति नहीं है। आकृति ने जल्दी से शौर्य को खुद से दूर किया और उसे घूरते हुए कहा, और हम कह रहे हैं कि वही हमारे पति है। हम आपको सिर्फ ये कहने आए हैं कि ये सब रोक दीजिए। अगर आपने हमारे पति परेशान करने की कोशिश की तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर शौर्य हंसा और उसने अपनी एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए कहा, तुम क्या करोगी? सनम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो चुप नहीं रह सकती थी। उसने कहा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तो किसने कहा है छोड़ो, आओ पकड़ लो। ये कहते हुए उसने अपनी बाहें खोल दी। आकृति ने चिढ़ते हुए कहा, कितने बेशर्म है आप। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनकर अनायास ही आकृति के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे उसने जल्दी छुपा लिया और कहा, नहीं, आपको ये सब रोकना ही होगा। शौर्य ने एक फाइल आकृति के आगे खिसकते हुए कहा, इस फाइल को पढ़ लो और उसके बाद अगर मैं इसे अप्रूव कर दिया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे उस नकली हस्बैंड के साथ क्या क्या होगा। ये सुनकर आकृति ने जल्दी से वो फाइल ली, पढ़ने लगी। हर एक पन्ने को पलटते हुए उसके चेहरे के भाव गंभीर से भी गंभीर होते जा रहे थे और आखिर में फाइल बंद करते समय उसकी हल्की सी नम हो गई थी। क्या उसका पति इतना बड़ा क्रिमिनल था? क्या उसका हस्बैंड एक धोखेबाज था? वो कई सारे बुरे कामों से जुड़ा हुआ था, ड्रग्स स्मगलिंग, गैम्बलिंग, ब्लैक माफिया और लड़कियों की तस्करी। ऐसे कई सारे मामलों में मुकेश का नाम जुड़ा हुआ था। हालांकि उन्हें काफी अच्छी तरह से हाइड किया गया था, लेकिन शौर्य के लिए ये सब पता करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। सनम ने आखिरी पन्ने पर लिखी लाइनों को याद किया कि मुकेश की कभी कोई शादी नहीं हुई थी, तो फिर आखिर वो कौन थी, उसका अस्तित्व क्या था? ये सवाल सनम को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से शौर्य को देखा और कहा, तो हम कौन है? शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी तुम्हें ये पता चल जाएगा। ये कहते हुए उसने सनम के माथे को बड़ी शिद्दत से चूम लिया, जिससे सनम की आंखें हल्की सी बंद हो गई और उसकी आंखों में रुके हुए आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। रात के समय मुकेश के घर। मुकेश इस समय बार काउंटर के पास बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखें नशे के कारण लाल हो गई थी और उसकी नजर अभी भी दरवाजे और घड़ी पर ही बनी हुई थी। रात के 10 बजे बज चुके थे, लेकिन आकृति अब तक नहीं लौटी थी। उसने अपने हर एक सोर्स से पता लगा लिया था कि आखिर वो कहाँ जा सकती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला था वो लड़की कहाँ गायब हो गई थी, जिसे उसने इतनी मेहनत से अपने पास रखा था। ना जाने क्यों उसका दिल बार बार आकृति के खुद के दूर जाने के ख्याल से ही कांप रहा था। वो इस एहसास को बिल्कुल नहीं जीना चाहता था, लेकिन फिर भी उसके दिल में ये एहसास आज भी जिंदा था। मुकेश ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में खुद से कहा, क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? नहीं, मुझे उससे प्यार नहीं हो सकता। आखिर मैं कैसे अपने ही दुश्मन से प्यार कर सकता हूँ? नहीं, मैं सिर्फ उसकी जान लेना चाहता हूँ, वो भी उसके सभी घर वालों के सामने, वो भी इस तरह कि वो खुद भी मरे और उसके साथ उसके जुड़ा हर एक शख्स भी मर जाए। ये कहते हुए मुकेश की आवाज में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। वो ये मानना ही नहीं चाहता था कि वो सच में आकृति यानी कि सनम से प्यार करने लगा था। मुकेश ये सब सोच ही रहा था कि तभी घर का दरवाजा खुला और दरवाजे के अंदर दाखिल हुई आकृति। वो काफी थकी हुई दिख रही थी और उसके बाल भी बिखरे हुए थे, यहाँ तक कि उसकी एक बाजू पर पट्टी भी बनी थी, जिसका मतलब था उसे चोट लगी थी। आकृति को इस हालत में देखकर मुकेश जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। उसका पूरा नशा खो हो चुका था। वो दौड़कर आकृति के पास पहुंचा और उसने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें ये चोट कैसी लगी और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम मुझे फोन नहीं लगा सकती थी? उद्धरण चिन्ह। इतने सारे सवालों को करते हुए उसकी सांस भारी हो गई थी और वो हांफने लगा था, लेकिन इधर दूसरी तरफ आकृति के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए थे। वो एकटक मुकेश को देखे जा रही थी। ये वही इंसान था जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया और आज वो इन हालातों में पहुंच गई थी जहां उसे ये सच्चाई पता चल रही थी कि वो इंसान उसका पति ही नहीं है। आकृति ने खुद का चेहरा नॉर्मल करते हुए कहा, कुछ नहीं, हमें बस थोड़ी सी खरोच आए हैं। हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और जिस इंसान का हमने एक्सीडेंट कर दिया था हम उसे अस्पताल ले गए थे। इन सभी चीजों के बीच हम आपको फोन करना ही भूल गए, इसलिए हमें आने में देरी हो गई। मुकेश ने आकृति को सोफे पर बिठाया और इसे एक गिलास पानी देते हुए कहा, ठीक है, पहले तुम पानी पियो, बाकी सारी बातें हम बाद में करेंगे। अगर ऐसी ही बात ही तो तुम गार्ड्स को साथ लेकर क्यों नहीं गई थी? और आखिर तुम दोपहर के समय ही कंपनी से कहाँ गायब हो गई थी?
इस बात का जवाब आकृति ने नहीं दिया। ये देखकर मुकेश ने से दोबारा वही सवाल किया। आकृति ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुकेश, हम खुद की तलाश में गए थे। हम जानते हैं कि आप हमारे पति हैं, पर फिर भी हम 6 महीने की यादों को वापस पाना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा सा है हमारे बीच, हमारा या फिर हमारी कोई ऐसी पहचान है जिसे हम इस तरह भूल चुके हैं कि हमें उसे याद करना बहुत जरूरी है। इस बात को सुनकर मुकेश का चेहरा सफेद हो गया। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं और तुम्हारे लिए इतना ही काफी होना चाहिए। आकृति ने कहा, अच्छा ठीक है, आप हमारे पति हैं, हम ये मान लेते हैं, लेकिन फिर हमारी शादी कब हुई थी? हालांकि आपके पास कुछ फोटोज हैं जिन्हें देखकर पता चलता है कि हम आपके साथ ही रहते थे, लेकिन आपके पास जो शादी की फोटो है उन्हें देखकर हमें ऐसा नहीं लगता कि उसमें मौजूद इंसान हम हैं ही नहीं। मुकेश ने अपनी आवाज को सख्त करते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं और मैं तुम्हारा पति नहीं हूं? आकृति ने कहा, ऐसी बात नहीं है, हम बस हमारे सच तक पहुंचाना चाहते हैं। मुकेश ने उठकर खड़े होते हुए कहा, तुम्हारा सच सिर्फ इतना ही है कि तुम मेरी वाइफ हो और कुछ नहीं समझी, और अब तुम्हारा घर से जहर जाना बंद, ना ही तुम कंपनी जाओगी और ना ही कहीं और बाहर जाकर तुम्हारा दिमाग खराब होने लगा है। ये कहकर मुकेश कमरे की तरफ चला गया और उसका ऐसा रवैया देखकर आकृति के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसे शौर्य की कहीं बात याद आ रही थी। शौर्य ने कहा था कि जब भी वो मुकेश से इन सारी चीजों के बारे में पूछेगी, मुकेश या तो बातों को घुमा देगा या फिर उसे घर में ही कैद कर देगा, और सच में उसकी कई बातें सच हो रही थी। और अब आकृति को सच में लगने लगा था कि सच में उसका इस इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है जिसके साथ वो पिछले 6 महीने से रह रही थी। ये सब सोचते हुए आकृति उस रूम में चली गई जहां पर चांदनी रुकी थी। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो मुकेश के साथ रहे, वो भी ये जानने के बाद कि वो इंसान उसका कुछ भी नहीं लगता है। मुकेश ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बहुत नशे में था और वो तो खुद ही बिस्तर पर जाकर सो चुका था। इधर कमरे में पहुंचने के बाद आकृति जैसे ही फ्रेश होकर वापस कमरे में आई, उसने देखा कि उसका फोन फ्लैश हो रहा है और इस पर एक नंबर शो रहा है। अनजान नंबर को देखकर आकृति ने जल्दी से कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी लेकिन अनजानी सी आवाज सुनाई दी। शौर्य ने कहा, क्या तुम सो गई? उद्धरण चिन्ह। उस आवाज को सुनते ही आकृति के दिल की धड़कन थम सी गई। उसने धीरे से बिस्तर पर बैठकर अपने बाल संवारते हुए कहा, नहीं, हम अभी सोए नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, क्यों, तुम्हें नींद नहीं आ रही? उद्धरण चिन्ह। आकृति ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस हम हमारे आज, कल और अतीत में उलझे हुए हैं जिस कारण नींद कहीं गुम है। वैसे आप भी नहीं सोए? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने शायराना अंदाज में कहा, आपकी यादें सोने ही नहीं देती है, क्या करें? आपका चेहरा जब भी आंखों के सामने आता है दिल कहीं खोस जाता है। ऐसा लगता है आपके करीब आकर आपके होंठों को छू ले और कह दे कि हम सिर्फ आपके हैं और आप सिर्फ हमारी। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर आकृति का चेहरा बुरी तरह लाल हो चुका था। उसे आज तक किसी ने ऐसी बातें नहीं करी थी और जिसने भी कहने की कोशिश की थी उसका या तो उसने मुंह तोड़ दिया था या फिर उसे काफी कुछ सुनाया था, जिसके बाद वो इंसान कहीं गायब से हो गया था। लेकिन पता नहीं क्यों शौर्य की मुंह से ये सुनकर उसके दिल को एक सुकून से मिल रहा था। उसे शौर्य से बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस इंसान को बरसों से जानती हो, कोई रिश्ता हो उसका इस इंसान से, कोई गहरा रिश्ता। जब शौर्य ने महसूस किया कि आकृति कुछ नहीं कह रही है तो उसने अपनी मैग्नेट वॉइस में कहा, कहाँ खो गई मेरे ख्यालों में? उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनते ही आकृति हड़बड़ा गई। उसने कहा, हम आपके ख्यालों में क्यों खोएंगे, हम तो कुछ और सोच रहे थे। शौर्य ने कहा, तो उस सच में जरूर मैं होऊंगा। आकृति ने कहा, आपको नहीं लगता आप खुद को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट देते हैं? ये सुनकर शौर्य ने कुछ नहीं कहा। आकृति ने अपने फोन की तरफ देखा। अब उसे कॉल की जगह वीडियो कॉल शो हो रहा था। आकृति ने हिचकिचाते हुए कॉल रिसीव किया और उसकी आंखों के सामने आया शौर्य का हैंडसम चेहरा। शौर्य ने इस समय अपनी अपर बॉडी पर कोई कपड़े नहीं पहने थे, जिस कारण उसकी मस्कुलर चेस्ट साफ शो हो रही थी और उसे इस तरह देखकर आकृति का चेहरा बुरी तरह लाल हो रहा था। आकृति ने इस समय एक हल्के पीले रंग का सूट पहना हुआ था जो कि स्लीवलेस था और इस समय वो दुपट्टा ओढ़े बिना बैठी थी, जिस कारण उसकी कॉलर बोन और चेस्ट का काफी हिस्सा शो हो रहा था और उसे इस तरह देखकर शौर्य खुद को काफी ज्यादा एक्टिव महसूस कर रहा था। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। एक पल के लिए तो आकृति को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर खुद पर पड़ी उसने जल्दी से दुपट्टा लेकर खुद को ढाका और शौर्य को घूरते हुए कहा, बेशर्म में आप। शौर्य ने कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। आकृति ने कहा, अच्छा चलिए फोन रखिए, हमें सोना है। शौर्य ने कहा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था।
ये सुनकर आकृति ने ध्यान से शौर्य की तरफ देखा, पर अब उसका ध्यान शौर्य की तरफ नहीं था बल्कि सगरी के पीछे लगी कुछ तस्वीरों पर था, जिनमें से एक बड़ी सी तस्वीर में एक लड़का गहरे नीले रंग का सूट पहने एक लड़की का हाथ पकड़े खड़ा था, जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी। उस साड़ी के सिक्विन वर्क के साथ उसने नेवी ब्लू कलर का ब्लाउज पहना था और उसके होठों की मुस्कान उसकी गहरी नीली आंखों के साथ बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसे फोटो को देखकर आकृति बुरी तरह हैरान हो चुकी थी। ये क्या था? आखिर वो इस इंसान के साथ उस फोटो में कर क्या रही थी? और उस फोटो को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी भी तरह की कंप्यूटर स्किल से बनाई गई होगी, वो बिल्कुल असली लग रही थी। फिर आकृति की नजर दूसरे फोटो पर गई, जिसमें वो उसे इंसान के साथ ही बैठी खाना खा रही थी, और फिर तीसरे फोटो पर जिसमें वो दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ऐसे ही कई सारी फोटोज उस वॉल पर लगी हुई थी, जिनमें से एक शादी की भी थी। शौर्य ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था और जल्दबाजी में आकृति को कॉल लगा दिया था, लेकिन अब आकृति समझ रही थी कि आखिर माजरा क्या है। तो क्या ये इंसान उससे जुड़ा हुआ था? क्या ये उसका पति था? क्या ये हमारे पति है? तो क्या मुकेश ने हमें धोखे से छीन लिया है और अब ये हमें सब याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सब सोचते हुए आकृति की आंखें नम हो गई। आखिर कौन ही पति अपनी पत्नी को एक अनजान इंसान के साथ छोड़ सकता है, सिर्फ इसीलिए ताकि उसकी पत्नी उसे याद कर सके। आकृति को याद आया कि शौर्य से बताया था कि शायद उसे किसी तरह से हिप्नोटाइज किया गया है, जिससे अगर उसकी याददाश्त को जबरदस्ती लाया गया तो उसे ब्रेन अटैक आ सकता है और उसकी मौत हो सकती है। शौर्य ने जब देखा कि आकृति की आंखों में आंसू हैं तो उसने जल्दी से कॉल कट कर दिया। आकृति ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बेड पर बैठी लगातार रोने लगी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, खुद के लिए और शौर्य के लिए। आकृति ने अपने हाथों में अपना चेहरा छुपा कर कहा, हम क्या करें? हम कैसे सच्चाई पता लगाए? उन फोटो को देखकर तो हमें विश्वास हो गया है कि हम सच में आपसे ही जुड़े हैं। तभी आपसे पहली बार मिलने के बाद ही हमारा दिल आपकी तरफ खींची जा रहा था। हम सिर्फ आपको चाहते हैं प्रधान जी। इस शब्द को कहते ही आकृति जैसे सन रह गई। प्रधान जी, ये शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगा और कुछ धुंधली सी तस्वीर है इसके साथ आने लगी। क्या वो शौर्य को प्रधान जी कहती थी? वो ये सोच रही थी कि तभी अचानक से किसी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके चेहरे से हटाए और उसके आंसुओं को पोंछकर उसे गले लगा लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आकृति को कुछ समझ नहीं आया और वो वही हैरानी से बैठी रह गई। आकृति अभी भी अपने सामने बैठे इंसान को हैरानी से देख रही थी। आखिर वो यहाँ क्या कर रहा था? आकृति के सामने इस समय शौर्य बैठा हुआ था। उसने एक सिंपल टी शर्ट पहनी थी और नीचे एक लोअर पहनी हुई थी और वो काफी ज्यादा हाफ रहा था। उसकी नजर अभी भी आकृति के आंसू भरे चेहरे पर थी। उसने आकृति के चेहरे से आंसू की बूंद को साफ करते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो? आकृति बिना सोचे समझे जल्दी से शौर्य के गले लग गई और सिसक कर रोने लगी। शौर्य ने उसकी पीठ को सहलाया और कहा, शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। सुनकर आकृति जल्दी से शौर्य से अलग हुई और अपनी नाक पोंछते हुए उसे देखने लगी। उसने कहा, आप बहुत गंदे हैं, आप हमें ऐसे ही किस थोड़ी कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने मुस्कुराकर उसकी नाक खींची और कहा, तो मैं तुम्हें कैसे किस कर सकता हूं? आकृति ने मुंह बनाकर कहा, कैसे भी नहीं, आप हमें बिल्कुल की नहीं कर सकते। हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमने आपको सारे राइट दे दिए हैं। शौर्य ने आकृति के पैरों के पास अपने दोनों हाथ टिकाए और फिर उसने दोनों हाथों पर अपना चेहरा टिकाकर हल्का सा सर उठाकर उसे देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम मुझे ये सारे राइट्स कब देने वाली हो? उद्धरण चिन्ह। उसके इतने प्यारे जेस्टर को देखकर आकृति लगभग पिघल चुकी थी। उसने कहा, अभी। लेकिन शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगले ही पल वो बेड पर गिरी हुई थी और शौर्य उसके ऊपर था। उसके दोनों हाथ शौर्य के हाथों में दबे थे और उन दोनों की नाक टच हो रही थी। ये सब कब हुआ उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या वो इतनी ज्यादा वीक थी कि वो शौर्य के करीब आने से ही खुद को उसको सौंप चुकी थी? शौर्य ने उसके होठों के पास फुसफुसाते हुए कहा, अंडरस्को, ये तुमने खुद कहा है। इससे पहले कि आकृति उसकी बातों का मतलब समझ पाती, उन दोनों के होंठ आपस में उलझ चुके थे और शौर्य पेशेनेटली और सॉफ्टली उसे किस करने लगा था। उसके होंठ आकृति के होठों पर इस तरह चल रहे थे जैसे वो एक नाजुक सा फूलों का बगीचा हो, जहां वो इतने ध्यान से चल रहा हो कि गलती से एक भी डाली टूट ना जाए। वही आकृति की गुलाब सी पंखुड़ियां जैसे होठों में दर्द होने लगा था। उसके हाथ शौर्य के हाथों में दबे थे, जिस कारण वो हिल नहीं पा रही थी और शौर्य ने उसके पैरों को भी अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। काफी देर तक जब शौर्य ने उसे नहीं छोड़ा तो वो भी अपना कंट्रोल खोने लगी और धीरे धीरे उस किस में खो गई। एक लॉन्ग और डीप किस के बाद जब वो दोनों अलग हुए तो उन दोनों का ही चेहरा लाल हो गया था और गहरी सांस लेते हुए वो एक दूसरे की आंखों में देखे हो रहे थे।
मदहोशी से भरी उन आंखों में कुछ ज्यादा था, प्यार से कुछ ज्यादा, जिसे वो दोनों ही समझ रहे थे, लेकिन इसका अंदाजा सिर्फ शौर्य को था कि वो दोनों क्या चाहते हैं, क्योंकि आकृति तो अभी भी उसे ढंग से याद नहीं कर पाई थी। आकृति को खुद की सोच पर शर्म आ रही थी कि क्यों वो एक अनजान इंसान को अपने इतना करीब आने चाहती थी कि वो उसकी रूह तक को छू ले। आकृति ने अपना चेहरा एक तरफ किया, जिससे उसकी सुनहरी गर्दन शौर्य के सामने आ गई। शौर्य ने अपना सिर आकृति की गर्दन में दबाया और अपने होठों को वहां चलाते हुए कहा, तुम क्यों रो रही थी? आकृति उसके इस तरह छूने से कांप रही है। उसने अपने कैंपते हुए होठों से कहा, चले जाएं आप यहां से, अगर मुकेश आ गए तो। जैसे ही आकृति ने मुकेश का नाम लिया, शौर्य जो कि बहुत अच्छे मूड में था, उसका मूड पूरी तरह खराब हो गया। उसने आकृति के दोनों हाथ छोड़े और उठकर खड़ा हो गया। आकृति भी समझ गई कि थी उसने कोई गलती कर दी है, इसलिए वो भी उठकर खड़ी हुई। उसने अपना सूट ठीक किया और शौर्य की पीठ की तरफ देखने लगी। कुछ पल तक ऐसे ही देखते रहने के बाद आकृति धीमे कदमों से उसके पास गई और अपने छोटे छोटे हाथों को आगे बढ़ाकर उसे गले लग गई। उसके हाथ शौर्य की पीठ पर पूरे नहीं समा रहे थे, लेकिन फिर भी उसने शौर्य को काफी जोरों से जकड़ रखा था, जैसे अगर वो शौर्य से अलग हुई तो शौर्य उसे छोड़कर कहीं भाग जाएगा। आकृति में धीरे से कहा, हम नहीं जानते कि हम इस समय क्या करें, लेकिन अभी भी झूठा ही सही, लेकिन हमारा उनसे रिश्ता है। शौर्य पीछे मुड़ा और उसने आकृति का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, मैं उस झूठे रिश्ते को भी अभी खत्म कर सकता हूं। ये कहते हुए वो आकृति को ऊपर से नीचे तक देख रहा था और उसकी नजरों की तपिश को महसूस कर आकृति का शरीर जलने से लगा था। उसने कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। शौर्य ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में दबाते हुए कहा, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्या तुम मुझे नहीं चाहती हो? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम भी मुझे उतना ही चाहती हो जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ। आकृति उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वो ना तो कह ही नहीं सकती थी, क्योंकि ये सच था। आकृति ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा, हम इस बात का जवाब आपको नहीं दे सकते। शौर्य ने कहा, लेकिन क्यों? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? मेरी तरफ देखो और कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। बोलो सनम, बोलो। आकृति में थोड़ी तेज आवाज में कहा, प्रधान जी, हमने कहा ना, हम कुछ नहीं कह सकते। बस उसे एक नाम को सुनकर ही शौर्य का दिल जिसे सुकून से भर गया और वो आकृति को छोड़ 2 कदम पीछे हुआ और उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। उसने कहा, तुमने मुझे अभी क्या कहकर पुकारा? आकृति भी सन्न रह गई थी। उसने खुद शौर्य को दोबारा प्रधान जी कहा। उसने धीरे से कहा, प्रधान जी। शौर्य ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपनी बाहों में भर लिया और कहा, थैंक यू सो मच मुझे दोबारा प्रधान जी कहने के लिए। ये कहते हुए आंसू का एक कतरा बह गया। उसकी आंखों से जो आंसू बहा था, उस आंसू में था शौर्य का इंतजार, अपनी सनम के लिए इंतजार, जो शायद जल्दी ही पूरा होने वाला था। आकृति ने भी शौर्य को गले लगाया और कहा, क्या आप हमें एक बात बताएंगे? शौर्य ने कहा, पूछो। आकृति ने कहा, हमारा आपसे क्या रिश्ता है? ये सुनकर शौर्य चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। आकृति ने दोबारा कहा, क्या हम? इसके आगे के शब्द उसके गले से निकल ही नहीं रहे थे, क्योंकि उसका गला पूरी तरह आंसू से भर चुका था। शौर्य उसकी बातों को समझ चुका था। उसने धीरे से उसके माथे पर किस करके कहा, हाँ, तुम्हारा नाम सनम शौर्य प्रधान है, तुम मेरी पत्नी हो। इन शब्दों के कहते ही आसमान में जैसे तेज हवाएं और बिजली चमकने लगी और उस कड़कती हुई बिजली की आवाज से सनम डरकर शौर्य की बाहों में छिप गई। विजयनगर सारिका अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। आसमान में काफी तेज हवाएं चल रही थी और बिजली कड़कने साथ ही बादल काफी ज्यादा घने और काले होते जा रहे थे। सारिका अभी खड़ी हुई थी कि तभी किसी ने पीछे से उसे शॉल उड़ाते हुए कहा, तुम इतनी सर्दी में यहाँ क्यों खड़ी हो? सारिका ने शॉल को अच्छे से समेटा और उस आदमी के दोनों हाथों पर अपने हाथ टिकाते हुए कहा, रणविजय, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा। रणविजय ने कहा, होने वाला है हमारा सेलिब्रेशन, क्या तुम भूल गई हो? सारिका ने कहा, वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है। ये कहते हुए उसने अपने पेट पर हाथ रखा। उसका बच्चा भी इस समय काफी ज्यादा बेचैन लग रहा था। वो हर थोड़ी देर में हिल रहा था, जिससे सारिका की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रणविजय ने कहा, तुम चिंता मत करो, कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उद्धरण चिन्ह। सारिका ने पीछे मुड़कर कहा, जानती हूं, इसलिए खुद को शांत रखा है। रणविजय ने कहा, 2 दिन बाद होने वाली पार्टी का इंतजार करो। ये कहकर उसने सारिका को ले जाकर बिस्तर पर लेटाया और ब्लैंकेट से कवर करके खुद उसके साइड में बैठकर उसके बाल सहलाने लगा।
थोड़ी देर बाद सारिका गहरी नींद में चली गई, जिसके बाद रणविजय अपनी जगह से उठा और कमरे के बाहर आ गया। कमरे से बाहर आने के बाद रणविजय ने पृथ्वी को कॉल किया और कहा, तुमने सबको इनविटेशन भेज दिया है और क्या तुमने उसको इनविटेशन भेजा है? पृथ्वी ने कहा, हाँ सर, मैंने उन सभी लोगों को इनविटेशन भेज दिए जिन्हें आपने कहा था, और चिंता मत कीजिए, सभी लोग जरूर आएंगे। मैं इस बात की पूरी तैयारी कर ली है कि कोई भी ऐसा इंसान ना छूटे जिसे आपने इनवाइट किया हो और वो ना पाए। उद्धरण चिन्ह। रणविजय ने कहा, ठीक है। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर खुद से कहा, धमाका तो अब होगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में काफी ज्यादा गहरे एक्सप्रेशन दिख रहे थे, जैसे उसने कुछ सोच रखा हो। जयपुर समय के विला में समय इस वक्त अपने बेड पर लेट घूरकर सृष्टि को देख रहा था, जो कि अभी भी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। सृष्टि काफी ज्यादा फोकस दिखाई दे रही थी। काम को करते हुए उसने बाल जुड़े में बांध रखे थे। शॉर्ट क्रॉप टॉप और एक छोटी सी स्कर्ट के साथ वो बहुत ज्यादा क्यूट से दिखाई दे रही थी। उसके होठों के बीच एक पेन फंसा हुआ था और एक डायरी में कुछ नोट्स लिखते हुए वो लैपटॉप पर एक हाथ से काम कर रही थी। काफी समय तक सृष्टि को घूरते रहने के बाद समय उठकर बैठा और उसने अचानक की सृष्टि का लैपटॉप ऑफ करके उसके हाथ से फाइल छीनी और उनसे भी सामानों को एक साइड कर सृष्टि को बेड पर पटक दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि सृष्टि को कुछ समझ ही नहीं आया और वो हैरानी से समय को देखते रह गई। सृष्टि ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं एक इम्पोर्टेंट केस पर स्टडी कर रही हूँ। समय ने सृष्टि के चेहरे से लेकर गर्दन तक अपनी उंगली फिराते हुए हल्की सी आवाज में कहा, तुम्हें इस समय सबसे इम्पोर्टेंट केस पर स्टडी करना चाहिए और वो हूं मैं, और कोई भी केस तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। सृष्टि ने घूरकर समय को देखा और कहा, और मैं इस केस पर बिल्कुल स्टडी नहीं करना चाहती, मैं तो इसे क्लोज करना चाहती हूँ। समय ने कहा, ना, तुम इसे बिल्कुल क्लोज नहीं कर सकती, इस लाइफ में तो बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसके होठों पर एक दिलकश मुस्कान थी। सृष्टि ने समय की गले में अपनी बाहें लपेटी और कहा, तो तुम क्या चाहते हो? समय ने कहा, किस मी। ये सुनते ही सृष्टि ने हैरानी से समय को देखा और कहा, बिल्कुल नहीं। समय ने कहा, तो ठीक है, तुम ऐसे ही रहो और मैं तुम्हें ऐसे ही गले लगाकर सो जाता हूं, फिर तुम्हारा केस भी वैसा ही रह जाएगा और तुम्हारी फाइल भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। सृष्टि ने घूरकर समय को देखा, जिसने उसे इतनी बुरी तरह जकड़ा हुआ था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी, और कहा, मुझे छोड़ो समय। उद्धरण चिन्ह। समय ने कहा, किस मी एंड आई लीव यू। सृष्टि ने समय की बात सुनी और एक गहरी सांस लेकर धीरे से अपनी आंखें बंद कर अपने होठों को आगे की तरफ बढ़ा दिया। समय एक टक उसके चेहरे को ही देखा जा रहा था। इस समय सृष्टि का चेहरा काफी ज्यादा क्यूट दिख रहा था। उसके होंठ ओ शेप में बने हुए थे और उसके गुलाबी गाल थोड़े अंदर की तरफ धंस गए थे, जिससे उसका चेहरा ऊपर उठ गया था और इस पोजीशन में वो बहुत ज्यादा क्यूट और प्यारी दिख रही थी। उसे इस तरह कुछ पल तक देखते रहने के बाद समय की हंसी छूट गई और वो जोर जोर से हंसते हुए बिस्तर के एक साइड पलट गया। सृष्टि ने जब उसे इस तरह हंसते देखा तो वो हैरान हो गई। उसने कहा, तुम मुझ पर हंस रहे हो? समय ने कहा, तुम कितनी ज्यादा फनी लग रही थी। ये सुनकर सृष्टि ने घूरकर समय को देखा और अचानक की उसके ऊपर बैठ गई और अगले ही पल उसने समय की होठों पर अपने होंठ रखे और वाइल्डली उसे किस करने लगी। समय ने भी सृष्टि के बालों में अपना हाथ फंसाया और उस किस में उसका साथ देने लगा। वो दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के ऊपर पलटते हुए उस किस को जारी रख रहे थे। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। काफी देर बाद जब उन दोनों को ही सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। उन दोनों का ही चेहरा बुरी तरह लाल हो गया था और वो दोनों अपनी मदहोशी भरी नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। थोड़े समय बाद जब सृष्टि नॉर्मल हुई तो उसने समय से दूर होते हुए कहा, तुम्हारी विश पूरी हुई, अब मुझे अपना काम करने दो। उसने ये कहा ही था कि समय ने हांफते हुए कहा, तुम्हारे भाई के घर पार्टी है, तुम चल रही हो ना? और इस शब्द को सुनते ही जैसे सृष्टि सुन्न हो गई। रणविजय, हाँ, वो उसका भाई था, सौतेला भाई, जिसने आज तक उसके बारे में पूछा नहीं और सनम के गुम जाने के बाद तो वो उसे भूल ही गया था। आखिर वो क्यों उस इंसान के घर जाए? उसने एक शब्द में जवाब दिया नहीं। समय ये सुनकर मुस्कुरा है। वो अच्छे से जानता था कि सृष्टि रणविजय को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। उसने आगे कहा, लेकिन वहां एक खास मेहमान आने वाला है। सृष्टि ने क्यूरोस होकर समय को देखा और कहा, और वो खास मेहमान कौन है? समय ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, शायद तुम्हारी बहन सनम, यानी कि मेरी भाभी। ये सुनते ही सृष्टि बेड से उठकर बैठ गई और घूर कर समय को देखने लगी। उसकी गहरी नीली आंखों क्वेश्चन और खुशी से भरी हुई थी। उसने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सनम मिल गई है? वो कहाँ है और कब मिली? किसी ने मुझे बारे में बताया क्यों नहीं? तुम्हें इस बारे में कब पता चला?
समय ने उसे वापस बिस्तर पर खींचा और उसका सर अपने सीने पर रखते हुए कहा, शांत हो जाओ, मैं भी श्योर नहीं हूं, मुझे कहीं से ये हिंट मिला है कि शायद वहां पर तुम्हारी बहन आ सकती है। सृष्टि ने कहा, तो फिर मुझे भी वहां जाना है, लेकिन मेरे पास इनविटेशन नहीं है। समय ने उसके चेहरे पर अपनी उंगली फिराई और उसका हाथ अपने दिल वाले हिस्से पर रखते हुए कहा, तुम मेरी वाइफ हो तो जाहिर है मुझे इनविटेशन मिला है तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। सृष्टि ने कहा, लेकिन अभी हमारी शादी के बारे में तुम्हारे घर में किसी को नहीं पता है। आई डोंट नो कि तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। ये सुनकर समय ने कहा, और आई डोंट केयर कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। अगली सुबह जयपुर आकृति अपने पास लेटे हुए शौर्य को देख रही थी, जिसकी आंखें इस समय बंद थी और उसके चेहरे को देखकर पता चल रहा था कि वो कितने सुकून से सो रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों बाद सुकून से सोया हो और आकृति उसे उसकी नींद से नहीं जागना चाहती थी। आकृति ने अपना हाथ आगे बढ़कर धीरे धीरे शौर्य के बालों को सहलाना शुरू कर दिया और खुद से कहा, पता नहीं क्यों लेकिन हमें आप पर पूरी तरह विश्वास है और अब हम मुकेश को उसकी गलती की सजा देकर रहेंगे। उन्होंने हमें आपसे अलग किया है, हम उनसे उनका सब कुछ छीन लेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए आकृति के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे उन्हें देखकर एक पल के लिए शौर्य भी डर सकता था, लेकिन इस समय वो सो रहा था। थोड़ी देर बाद आकृति बेड से उठी और शॉवर लेने चली गई। शॉवर लेने के बाद आकृति ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी और इस समय वो उस साड़ी के ब्लाउज की डोरी बांधते हुए अपने आप को शीशे में देख रही थी, लेकिन वो उसे बांध ही नहीं पा रही थी, जिस कारण वो इरिटेट हो रही थी। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी के ठंडे हाथों ने उसकी पीठ को छुआ है और ये महसूस करते ही आकृति के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आईने की तरफ देखा जिसमें शौर्य का अक्स दिखाई दे रहा था। शौर्य की नजरें झुकी हुई थी और वो ध्यान से आकृति के ब्लाउज की डोरियों को बांध रहा था। उसके चेहरे पर किसी तरह के एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसके बिखरे हुए बाल और हल्के से लाल गाल बता रहे थे कि वो कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। आकृति ने धीरे से कहा, रहने दीजिए, हम कर लेंगे। शौर्य उसकी बातों को ना सुनते हुए उसकी डोरी को जोर से बांधा और कहा, अब ये नहीं खुलेगी। उसने वो डोरी इतनी टाइट बांधी थी कि एक पल के लिए आकृति की पीठ बिल्कुल सीधी हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को ठीक किया और फिर पीछे मुड़कर शौर्य को देखने लगी। उसने कहा, और अब आप यहां से कैसे जाएंगे? ये कहते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। शायद उसने सच में शौर्य को एक्सेप्ट कर लिया था। शायद शौर्य के प्यार ने उसे सच पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया था, जिसे वो भूल चुकी थी। आकृति ने शौर्य की आंखों में देखते हुए कहा, तो अब क्या? शौर्य ने कहा, तुम अभी यहीं रहो, क्योंकि अगर मुकेश को पता चल गया कि तुम सब कुछ जान चुकी हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आकृति ने कहा, तो हमें ले चलिए यहाँ से, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम और कहीं नहीं जाना चाहते। आप हमें ऐसे क्यों छोड़ रहे हैं? ये कहते हुए उसका गला भर आया था। मुकेश के साथ 6 महीने उसके लिए किसी कैद से कम नहीं थे। वो उससे अपनी कंपनी के सारे काम करवाया करता था। एक बीवी के तौर पर उसे घर में भी कई काम करवाया करता था, लेकिन उसे हमेशा यही लगता था कि जैसे वो उसकी कोई एम्प्लॉयर नौकरानी हो, ना कि बीवी। उसने काफी बार इस रिश्ते को अपनाने की कोशिश की, लेकिन शौर्य के प्यार ने उसे इस तरह छुआ था जैसे वो इस इंसान से दूर जाकर मर ही जाएगी। शौर्य ने आकृति को धीरे से गले लगाया और उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और वैसे भी हमारी मुलाकात जल्द होने वाली है, एक नए खुलासे के साथ। उम्मीद है तुम इसके लिए तैयार होगी। ये सुनकर आकृति ने असमंजस से शौर्य को देखा। शौर्य ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, अपना ध्यान रखना। जब शौर्य ने आकृति के माथे को चुमा तो आकृति की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई और जब उसने अपनी आंखें खोली तो शौर्य वहां कहीं नहीं था। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान वहां आया ही नहीं था और एक हवा के झोंके की तरह कहीं गायब हो गया था। आकृति ने हर जगह शौर्य को देखा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। आखिर वो गायब कहां से हुआ था? आकृति ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक मेड ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया और उसे बताया कि मुकेश उसे नीचे ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहा है। जिसके बाद आकृति ने खुद को नॉर्मल किया और अपने कमरे को अच्छे से साफ कर वो नीचे चली गई। नीचे डाइनिंग हॉल में मुकेश ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो एक टक अपने सामने रखे रोज गोल्ड कलर की इनविटेशन कार्ड को घूर रहा था, जहां उसे जाना ही था क्योंकि ये उसकी मजबूरी थी। और वैसे भी उसने अब सोच लिया था कि वो सारी चीजों को सामने लाएगा, हर एक इंसान को दुख देगा जिसे वो बर्बाद करना चाहता था, और जिनमें सबसे ऊपर नाम है रणविजय का, क्योंकि रणविजय के कारण ही उसे राजस्थान की गद्दी मिलते मिलते रह गई थी और अब वो उसे बर्बाद कर देना चाहता था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि आकृति नीचे आ रही थी।
आज उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मायूसी भरे या सख्त भाव नहीं थे, बल्कि उसका चेहरा हल्का सा ग्लो कर रहा था, जैसे वो खुश हो। और उसके चेहरे पर ये भाव देखकर मुकेश की भवें चढ़ गई थी। आखिर वो खुश क्यों थी? आकृति जाकर मुकेश के सामने वाली सीट पर बैठी और अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। उसके मुकेश पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मुकेश ने कुछ बाद आकृति से कहा, तुम्हारी चोट कैसी है? आकृति ने हैरान होकर मुकेश को देखा। उसकी उम्मीद नहीं थी चोट के बारे में पूछेगा। आकृति ने कहा, अब हम ठीक है। मुकेश ने कहा, तुम्हारा कल एक्सीडेंट कैसे हुआ? आकृति ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। मुकेश ने दोबारा से वही सवाल किया। आकृति ने कहा, मुकेश, हम आपको कल रात को ही सब कुछ बता चुके हैं। आप हमसे क्या चाहते हैं कि हम अपने आप को बार बार आपको एक्सप्लेन करके समझते रहे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। मुकेश ने कहा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम पहले तो ऐसा बिहेव नहीं करती थी। आकृति ने कहा, आपको क्या हो गया है? आप पहले इस तरह का व्यवहार नहीं करते थे। आप बहुत ज्यादा अजीब हो गए हैं। हम जानते हैं आप शुरू से ही हमें अपनी पत्नी के रूप में चाहते हैं, लेकिन हम आपको वो चीज नहीं दे पाए। लेकिन हमने ये उम्मीद नहीं की कि आप हमें कैदी की तरह रखेंगे, लेकिन फिर भी हमने आपके दिए हुए हर एक चीज को एक्सेप्ट किया। और अब आप हमसे इस तरह के सवाल कर रहे हैं जैसे हम कोई। मुझे समय बता दीजिए कि आप हमसे चाहते क्या है? उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनकर मुकेश चुप हो गया। क्या वो सच में अजीब व्यवहार करने लगा था? नहीं, उसे इस लड़की को अपनी तरफ पूरी तरह करना था, ताकि वो प्रधान परिवार और रणविजय के परिवार को बर्बाद कर सके। मुकेश ने अपनी आवाज को मीठा करते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है आकृति, तुम गलत समझ रही हो। तुम तो जानती हो मैं इस समय कितना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और देखो अभी मुझे एक पार्टी का इन्विटेशन भी आया है जहाँ मुझे जाना ही होगा। ये सुनकर आकृति ने उस कार्ड की तरफ देखा और कहा, कौन सी पार्टी? क्या हमें भी वहां चलना होगा? ये सुनकर मुकेश ने जल्दबाजी में कहा, नहीं। आकृति में कहा, लेकिन क्यों? मुकेश ने कहा, क्योंकि वहां पर लेडीज अलाउड नहीं है। उसने ये कहा ही था कि आकृति ने कार्ड उठाकर पढ़ लिया जिस पर कपल्स का आना लिखा हुआ था। ये देखकर आकृति ने कहा, क्या आपका बाहर कोई अफेयर चल रहा है जो आप हमें कहीं ले जाना नहीं चाहते? ये सुनकर मुकेश हैरान हो गया और उसने घूर कर आकृति को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आकृति से इस तरह का सवाल करेगी। ये सुनकर वो झेप गया। उसकी पहले कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी, लेकिन जब आकृति को देखा था उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगती थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। आकृति ने मुकेश के जवाब का इंतजार नहीं किया और ब्रेकफास्ट खत्म करके उठकर खड़ी हो गई और फिर घर के बाहर निकल गई। बाहर जाने से पहले वो एक कदम रुकी और उसने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी और आपको मुझे अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी पार्टी है जहां पर लड़कियों का आना अलाउड नहीं है। ये कहते हुए वो घर के बाहर निकल गई और फिर सीधा कंपनी की तरफ चली गई। हालांकि उसे काफी सारी सच्चाई पता चल गई थी, लेकिन वो इस बात को नहीं भूल सकती थी कि उसने इस कंपनी को अपने पिछले 6 महीने दिए थे, जिसमें उसने इस कंपनी के उतार चढ़ाव को देखा था और उसे कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचा था जहां तक मुकेश कभी नहीं पहुंचा सकता था। 2 दिन बाद शाम के समय मुकेश डार्क ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहने लिविंग रूम में खड़ा था और अपनी वॉच में टाइम देख रहा था। जब उसने देखा कि शाम के 6 बजे लगभग बज गए हैं तो वो बाहर जाने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज दी। मुकेश के पीछे मुड़कर उस इंसान को देखा और एक पल के लिए वो हैरान हो गया। उसके पीछे आकृति थी। आकृति ने आज डार्क रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके साथ उसने डायमंड का नेकलेस पहना था। उसके लंबे बाल जुड़े में बंधे थे और उसके दोनों हाथों में चूड़ियां थी। इस समय वो बला की खूबसूरत लग रही थी। आंखों में भरा हुआ काजल और उसके साथ माथे पर छोटी सी लाल बिंदी उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। मुकेश तो कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। आकृति ने धीरे से कहा, मुकेश, क्या आप अकेले ही जाने वाले थे? आकृति की आवाज सुनकर मुकेश जैसे होश में आया। उसने कहा, क्या तुम भी चलने वाली हो? आकृति ने घूरकर मुकेश को देखा और कहा, हमारी पहले बात हुई थी ना, हम साथ में इस पार्टी में जाने वाले थे। आपने कहा था कि आप हमें ले जाएंगे। मुकेश ने कुछ नहीं कहा। वो अकेला ही वहां जाना चाहता था क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई उसे आकृति से दूर करे। पता नहीं क्यों पर उसके दिल में ये ख्याल आ रहा था कि अगर वो उसे वहां ले गया तो आकृति उससे दूर चली जाएगी और वो उसे खोना नहीं चाहता था, और ये ख्याल उसे बार बार परेशान कर रहा था। थोड़ी देर बाद मुकेश और आकृति कार में बैठकर उस होटल की तरफ निकल गए जहां पर यह पार्टी रखी गई थी। कार में बैठे हुए मुकेश आकृति को ही देख रहा था। पिछले 2 दिनों से उसकी आकृति से ढंग से बात नहीं हुई थी क्योंकि वो अपनी कंपनी को मिले नए प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा बिजी था। उसे इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा था कि वो रात में जल्दी घर भी नहीं आ पाता था। जब तक वो आता था आकृति दूसरे कमरे में जाकर सो चुकी होती थी और उसे आकृति से बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता था।
वही मुकेश को इतनी सारी परेशानियों में डालने वाला इंसान शौर्य था, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि मुकेश आकृति यानी कि उसकी सनम के पास जाए। मुकेश ने आकृति की तरफ देखते हुए खुद से कहा, जल्दी, बहुत जल्दी तुम पूरी तरह मेरी हो जाओगी, क्योंकि अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब मुझे तुम चाहिए हो और साथ ही वो सब कुछ भी जो तुम्हारा है मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बना लूंगा सनम शौर्य प्रधान। ये सोचते हुए मुकेश की होठों पर एक जहरीले मुस्कान थी, जैसे उसने कोई खतरनाक प्लान बना रखा हो, जिससे आकृति पूरी तरह अनजान खिड़की के बाहर छुटती हुई सड़क को देख रही थी। 2 दिन से उसकी शौर्य से बात नहीं हुई थी। उसका मन तो किया था कि वो एक बार उसे कॉल लगा ले, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। शौर्य ने भी उसे एक बार भी कॉल नहीं लगाया था, जिस कारण वो थोड़ी नाराज भी थी। आखिर उसके पति ने उसे कॉल क्यों नहीं किया? उसने सोच लिया था कि जब भी अब वो शौर्य से मिलेगी तो वो उससे बिल्कुल बात नहीं करेगी और उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। अपने अपने ख्यालों में खोए हुए वो दोनों कब उस पार्टी वेन्यू पर पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। कार के रुकते ही मुकेश बाहर आया और उसके बाद आकृति, उन दोनों ने साथ में उस रेड कारपेट पर कदम रखे जो कि उस जगमगाते होटल के बाहर बिछा हुआ था, जहां से कई सारे गेस्ट अंदर जा रहे थे। बाहर मीडिया पब्लिश की भीड़ लगी हुई थी और वो हर उस इंसान की तस्वीर लेने के लिए उतारू हो रहे थे जो उस पार्टी में आया था, क्योंकि ये पार्टी काफी बड़े पैमाने पर की जा रही थी, इसलिए वहां शामिल होने वाले लोग भी काफी ज्यादा बड़े और रईस थे। अंदर पहुंचने के बाद मुकेश ने आकृति को एक जगह पर बिठा दिया और खुद अपने फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स से बात करने लगा। साथ ही वो उन लोगों से कनेक्शन बनाने की कोशिश करने लगा जो उसकी बिजनेस में मदद कर सकते थे। वही आकृति चुपचाप एक कोने में बैठी सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी। उसे इस पार्टी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, ना ही उसे ये जानने में कि ये पार्टी किसकी है। लेकिन जैसे ही उसने पार्टी होस्ट पर नजर डाली, उसकी आंखें एक पल के लिए हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वहां पर सारिका और रणविजय खड़े थे। सारिका ने इस समय एक लॉन्ग सिंपल फ्रॉक पहनी हुई थी, जिससे उसका उभरा हुआ पेट साफ नजर आ रहा था, और उसके साथ खड़े रणविजय ने एक क्रीम कलर का 3 पीस सूट पहना था, जिसके साथ उसने वो रोज भी लगाया हुआ था जो कि उसकी निशानी थी। आकृति उठकर खड़ी हुई। मुकेश ने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो शौर्य या फिर रणविजय से जाकर सीधा मिलेगी। उसने सोचा था कि वो उन्हें उसकी बीवी के तौर पर उनसे मिलवाएगा, पर शायद अब कुछ अलग होने वाला था। आकृति जाकर बिल्कुल रणविजय के सामने खड़ी हो गई और एकटक उसे देखने लगी। इस इंसान को उसने कई बार अपने सपनों में देखा था लड़ाई करते हुए, जहां वो और ये इंसान किसी से लड़ रहे हो, लेकिन उस इंसान का चेहरा नहीं दिखता था जिससे वो लड़ाई कर रहे होते थे। यही सब सोचते हुए वो एकटक रणविजय को देखे जा रही थी, जो किसी और से बात करने में बिजी था, और सारिका उससे घूरने में बिजी थी, क्योंकि वो उसे टाइम नहीं दे रहा था बल्कि अपने आए हुए गेस्ट को टाइम दे रहा था, और इस बात से वो नाराज थी। आकृति ने अपना कांपता हुआ हाथ रणविजय की तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़कर पीछे खींच लिया और उसे उस जगह से दूर ले गया। आकृति को जब होश आया तो वो एक दूर किनारे पर खड़ी थी। उसके सामने खड़ा था मुकेश, जो अपनी गहरी खतरनाक आंखों से उसे ही घूरे जा रहा था। आकृति ने पहली बार मुकेश की इतनी डरावनी आंखों को देखा था। उसने डरते हुए कहा, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुकेश ने धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा, तुम वहां क्या कर रही थी? आकृति ने उस दिशा में देखा जहां रणविजय खड़ा था और कहा, शायद हम उन्हें जानते हैं, हमने पहले उन्हें एक बार हमारे सपने में देखा है। मुकेश ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है, तुम सिर्फ मेरे साथ रहो। ये कहकर उसने जबरदस्ती आकृति का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खड़ा कर लिया। काफी देर तक मुकेश के साथ खड़े रहने के बाद भी आकृति की नजर बार बार रणविजय पर जा रही थी, जिसे अभी तक आकृति यानी सनम को नहीं देखा था, क्योंकि वो पार्टी बहुत बड़ी थी और वहां कई सारे लोग शामिल हुए थे, इसलिए हर किसी से मिलने का समय तो उसके पास भी नहीं था। आकृति ने घूरकर मुकेश को देखा, जिसने उसके हाथ को जकड़ा हुआ था, और कहा, हमें वॉशरूम जाना है, क्या हम वहां भी नहीं जा सकते? मुकेश ने आकृति का हाथ छोड़ा और कहा, जल्दी वापस आना। आकृति ने घूरकर मुकेश को देखा और कहा, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, हमें जहां जाना होगा हम जाएंगे, आप हमें नहीं रोक सकते। ये सुनकर मुकेश ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस समय वो कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट के साथ खड़ा था, और आकृति को वहां से जाने दिया। आकृति वहां से सीधा वॉशरूम की तरफ चली गई, जो उसने वेटर से पूछा था। वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के बाद इस समय आकृति आईने के सामने खड़ी अपने हाथ धो रही थी और खुद से बातें कर रही थी। आकृति में कहा, हमें तो समझ नहीं आता कि ये आदमी हमसे चाहता क्या है। एक तो हमें जबरदस्ती अपने साथ रखा हुआ है, जबकि हम इसकी पत्नी भी नहीं है, और देखो इस तरह रोब जमाता है जैसे ना जाने इसने हम पर कितना बड़ा एहसान किया हो। उसने कहा ही था कि उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी,
तो तुम सारे एहसान उतर क्यों नहीं देती? आकृति ने उस आवाज को सुनकर पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे शौर्य खड़ा था जिसने ब्राउन कलर का 3 पीस सूट पहना था और मुस्कुराते हुए आकृति को भी देख रहा था। ना जाने क्या था शौर्य की आवाज और मुस्कान में जो आकृति जाकर उसके गले से लग गई। शौर्य ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसकी धड़कनों को महसूस करते हुए अपनी सांसों को संभालने लगा। शौर्य ने कहा, बस करो, अगर इसी तरह तुम मुझे गले लगाए रखोगी तो फिर इस वॉशरूम में बहुत कुछ हो जाएगा। ये सुनकर आकृति ने मुंह बनाकर शौर्य को देखा और अपनी चीन शौर्य के सीने पर टिकाया और अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, हम नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें आपको गले लगाना है और हम ये करेंगे। हम भी देखते हैं कि आप हमें कैसे रोकते हैं। शौर्य ने कहा, अच्छा तुम क्या कर लोगी और किस अधिकार से करोगी? आकृति ने शौर्य की कॉलर को पकड़कर नीचे की खींचा और उसकी नाक को अपनी नाक से टच करते हुए धीमी आवाज में कहा, आपकी धर्मपत्नी होने के अधिकार से। और इस शब्द को सुनते ही शौर्य जैसे सुन्न सा हो गया। क्या सनम को सब याद आ गया था? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता उसे अपने होठों पर कुछ हलचल महसूस हुई और थोड़ी ही देर बाद आकृति की वो छोटी सी कीस को शौर्य धीरे धीरे पैशनेट और लॉन करता चला गया। उसने धीरे से आकृति को वॉश बेसिन के पास बिठाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर उसे और ज्यादा प्यार से किस करने लगा। आकृति की बात सुनकर और ये सोचकर कि उसे सब याद आ गया था, शौर्य खुशी से झूम उठा था। काफी देर बाद जब आकृति को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उसने शौर्य को धक्का दिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, रुकिए, ऐसे तो हम मर जाएंगे। शौर्य ने दोबारा आकृति का चेहरा अपने हाथों में भरा और कहा, मर तो मैं रहा हूं वापस मेरी सनम को पाने के लिए जो शायद लौट आए है। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बताया, क्यों नहीं बताया कि तुम्हें सब याद आ गया है? आकृति में जब ये सुन तो वो चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, हमें कुछ याद नहीं आया है। ये सुनकर शौर्य ने हैरान होकर आकृति को देखा और कहा, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि हमारी शादी हुई थी? आकृति ने कहा, वो उस दिन वीडियो कॉल पर हमने आपके पीछे लगी तस्वीरें को देख लिया था जहां एक तस्वीर में आप और हम शादी कर रहे थे, इसलिए हमने ये कहा। शौर्य ने उस बारे में सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें नहीं लगा कि मैं वो फोटो फोटोशॉप की होगी? सनम ने कहा, बिल्कुल नहीं, हमें आप पर पूरा विश्वास है। ये सुनकर शौर्य ने कहा, इतना भी विश्वास मत किया करो, अगर मैंने तोड़ दिया तो। आकृति ने शौर्य की आंखों में देखते हुए उसकी टाई को पकड़कर खींचा और उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, जान नहीं ले लेंगे हम आपकी अगर आपने हमें धोखा देने के बारे में सोचा भी तो। शौर्य ने कहा, अच्छा वैसे मेरी जान तो तुम्हारे पास ही है। ये सुनकर आकृति ने शौर्य की टाई को छोड़ा और उसे अच्छे से ऊपर करते हुए कहा, वो तो है और हमारी जान आप में बसती है। ये कहकर उसने शौर्य के माथे को चूम लिया था। आकृति ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें कब तक ये सब करना होगा? हम और मुकेश के साथ नहीं रह सकते। हमें घुटन होती है उस जगह पर जहां वो बार बार हमें अपनी पत्नी कहकर संबोधित करते हैं और अपना हक जताते हैं। हम उनसे काफी ज्यादा दूरी बनाकर रहने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा विश्वास कीजिए पिछले 6 महीने में भी। शौर्य ने उसकी बात को पूरी नहीं होने दिया और उसके होठों पर अपना हाथ रखकर कहा, बस चुप, क्या मैंने तुमसे इस बारे में पूछा? ये कहते हुए उसने आकृति का चेहरा अपने एक हाथ से सहलाया हुए कहा, मेरा विश्वास करो, भगवान ने करे अगर ऐसे कुछ हुआ भी होता तो मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे जिस्म का नहीं है, मैं तुम्हारे दिल और आत्मा से प्यार करता हूँ सनम। ये सुनकर आकृति की आंखों से आंसू बह गए। कौन ही आजकल के जमाने में इस तरह का प्यार करता था, पर शायद वो बहुत खुश नसीब थी जो उसे उसके प्रधान जी मिले थे। शौर्य और आकृति अभी भी वॉशरूम में ही मौजूद थे, एक दूसरे को देखे जा रहे थे। शौर्य ने जब आकृति को इस तरह खोए हुए देखा तो उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, तुम क्या सोच रही हो? आकृति ने धीरे से अपना सर शौर्य के सीने पर रखा और कहा, यही कि क्या सच में हम आपकी पत्नी हैं? हमें विश्वास नहीं होता कि हमें आप जैसा अच्छा इंसान मिला है, पर हमारी बदनसीबी तो देखिए, हम आपको ही भूल गए। ये कहते हुए आंसू का एक कतरा उसकी आंख से बह गया। शौर्य ने कहा, भले ही तुम मुझे भूल गई लेकिन तुम्हारे दिल को मैं बहुत अच्छे से याद हूं। अगर मैं उसे याद नहीं होता तो तुम मुझे अपने इतने करीब आने देती? क्या तुम ऐसा देख पाती? सनम ने मासूमियत से अपना सिरना में हिला दिया। शौर्य ने कहा, तो अब हमें चलना चाहिए, पार्टी में सब तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, खास करके तुम्हारा वो नकली पति मुकेश। आकृति ने मुंह बनाते हुए कहा, नाम मत लीजिए उनका हमारे सामने, वो हमारे कोई पति नहीं है, हमारे पति आप है, समझे? ये कहते हुए उसने घूरकर शौर्य को देखा। शौर्य ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, नहीं लूंगा उसका नाम। आकृति ने कहा, हुई ना बात। ये कहते हुए उसने शौर्य का हाथ पकड़ा और कहा, अच्छा चलिए।
शौर्य ने अपने हाथ की तरफ देखकर कहा, तुम मुझे अपने साथ लेकर चलोगी? आकृति ने शौर्य की आंखों में देखते हुए कहा, क्यों, क्या कोई दिक्कत है? शौर्य ने ना में सिर हिला दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी सनम इतनी ज्यादा बोल्ड होगी। जिसके बाद वो दोनों वॉशरूम से बाहर निकल गए। वो दोनों वॉशरूम से बाहर निकले ही थे कि एक अजीब सी आवाज वहां सुनाई देने लगी, जो कि एक कोने से आ रही थी जहां थोड़ा सा अंधेरा था। आकृति ने उस तरफ देखते हुए कहा, ये आवाज किस तरह की है? शौर्य ने उन आवाजों को समझ चुका था, इसलिए वो आकृति को वहां जाने नहीं देना चाहता था। इससे पहले कि वो उसे रोक पाता, वो वहां तक पहुंच चुकी थी और वहां का नजारा देखकर उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। शौर्य भी वहां आ गया था, पर जब उसने वहां खड़े उन दोनों लोगों को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वहां पर समय और सृष्टि खड़े थे, जो एक दूसरे को किस कर रहे थे। सृष्टि ने इस समय एक प्लाजो स्कर्ट के साथ क्रॉप टॉप और जैकेट पहना हुआ था, जिसमें उसके लंबे खुले बाल और उसमें लगा हुआ येलो कलर का एक फ्लावर क्लिप उसे खूबसूरत बना रहा था। उसके होठों की लिपस्टिक हल्की सी फैल गई थी, जो कि समय के होठों पर लगी हुई थी, और समय ने सृष्टि से मैचिंग पर्पल कलर का ही आउटफिट पहना हुआ था और वो दोनों किसी कपल की तरह दिख रहे थे। और सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज जिस पर इस समय शौर्य की नजर की हुई थी, वो था वो मंगलसूत्र जिसे सृष्टि ने पहना हुआ था। शौर्य ने बिना किसी भाव के कहा, क्या तुमने शादी कर ली? समय ने अपने होठों को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए कहा, मैंने सृष्टि से शादी कर ली है। शौर्य ने कहा, जानते हुए भी कि वो तुम्हारे भाई के खिलाफ इस बात की सबूत इकट्ठा कर रही थी कि वो एक मर्डर है या नहीं, और जिसे वो एक जेल में डाल देना चाहती थी। ये सुनकर सृष्टि का सर झुक गया। उसे खुद की गलती पर हमेशा पछतावा होता था, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे किसी भी तरह उस केस को सॉल्व करना था और उसकी सबसे बड़ी लीड शौर्य ही था, इसलिए उसने उसे ही टारगेट किया था। शौर्य ने कहा, क्या तुमने इसमें बारे में घर में किसी को बताया है? समय ने कहा, नहीं, मुझे किसी को नहीं बताना। ये मेरी जिंदगी है और मैं मेरी जिंदगी की फैसला खुद ले सकता हूँ। शौर्य ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। समय ने कहा, क्यों नहीं? आपने भी तो अपनी मर्जी से सनम भाभी से शादी की थी, तब तो आपने ये नहीं सोचा था कि आपको घर वालों की मर्जी जाननी चाहिए। शौर्य ने कहा, वो हालात अलग थे। समय ने कहा, हालत जो भी हो, मेरा प्यार मेरा है और मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा, भले ही इसमें कोई मेरा साथ देना दे या ना दे। सृष्टि मेरी है और मैंने उससे शादी कर ली, इसीलिए अब जिसको खुश होना है वो खुश हो और जो ना हो उनसे मुझे कोई मतलब नहीं। माहौल काफी गर्म हो चुका था, तभी अचानक की किसी की मीठी सी आवाज वहां गूंज उठी, क्या ये आपके भाई है? ये कहते हुए सनम ने अपना छोटा सा चेहरा शौर्य की बाजू के पीछे से निकाला। क्योंकि शौर्य उसके सामने खड़ा था, इसलिए सनम उसके सामने पूरी तरह छुप चुकी थी। इसीलिए सृष्टि और समय ने अब तक सनम को नहीं देखा था। समय और सृष्टि ने जैसे ही आकृति को देखा, उनकी हैरानी हद से ज्यादा बढ़ गई। सृष्टि जल्दी से आगे बढ़ी और उसने अपने कैपते हुए हाथ आगे बढ़ाकर आकृति को आगे खींच लिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। कुछ पल बाद उसने आकृति को जोर से गले लगाया और कहा, तुम वापस आ गई। तुम जानती हो मैंने तुम्हें कितना याद किया। समय तो इतना ज्यादा शॉक हो गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने शौर्य की तरफ देखा और कहा, क्या ये? शौर्य ने कहा, तुम्हारी भाभी ही है। आकृति ने खुद को सृष्टि से दूर करते हुए कहा, हमसे दूर हटो, तुम हमसे इस तरह क्यों चिपक रही हो? सृष्टि ने अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए और कहा, क्या तुम मुझे भूल गई? मैं सृष्टि। आकृति ने कंफ्यूज होकर सृष्टि की तरफ देखा। शौर्य ने आकृति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी बहन है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आकृति ने हैरान होकर सृष्टि को देखा और अब उसने ध्यान दिया कि उस लड़की की शक्ल उससे काफी ज्यादा मिलती थी, खासकर उसकी गहरी नीली आंखें और उसका फेस कट। सृष्टि ने हैरानी से शौर्य को देखकर कहा, इसको याद क्यों नहीं है कि मैं इसकी बहन हूं? क्या ये सब भूल गई है? शौर्य ने कहा, ऐसा ही कुछ है, मैं इस बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर अभी इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इस बात के बारे में मुकेश को पता नहीं चलने देना है। आकृति में अचानक ही कहा, लेकिन क्यों? हम मुकेश को सब कुछ बताएंगे। आप चलिए हमारे साथ, हम उनसे सवाल करेंगे कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। सृष्टि ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहा, उस मुकेश की तो मैं अभी जान ले लूंगी। ये कहते हुए उसने अचानक ही अपनी कमर के पीछे से गन निकली, जिसे देखकर आकृति डर गई। उसने सृष्टि को देखकर उसे डांटते हुए कहा, तुम बड़ी हो गई हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम गन लेकर घूमोगी। ये खतरनाक होती है, इससे किसी की जान जा सकती है, तुम्हें जेल हो सकती है। क्या तुम्हें अपनी परवाह नहीं है? उद्धरण चिन्ह। सृष्टि ने मुस्कुराकर सनम को देखा और सोचा, ये वही लड़की थी जिसने तलवारों, चाकू और बंदूक से लोगों को मारने से पहले एक बार नहीं सोचा था।
समय ने आगे बढ़कर आकृति के पैर छुए और कहा, भाभी आप ठीक है। आकृति जल्दी से एक कदम पीछे हट गई। उसने कहा, अब हमारे पैर क्यों छू रहे हैं, हम इतने बूढ़े नहीं हो गए हैं, और आप हैं कौन, क्या प्रधान जी के भाई है? शौर्य ने कहा, हाँ ये तुम्हारा देवर है। थोड़ी बहुत बातों के बाद वो लोग बाहर आने लगे, लेकिन तभी उनकी मुलाकात एक और शख्सियत से हो गई और वो था रणविजय, जो कि सारिका को वॉशरूम लेकर आ रहा था। उसने देखा कि शौर्य किसी लड़की का हाथ पकड़े उसके साथ चल रहा था और उसी के साथ समय और सृष्टि भी चल रहे थे। सृष्टि को देखकर रणविजय के चेहरे के भाव बदल गए और वो सारिका के साथ धीमे कदमों से उसके पास जाकर खड़ा हो गया। रणविजय ने कहा, तुम कैसी हो? सृष्टि ने जब रणविजय को देखा तो उसके होठों की मुस्कान बिल्कुल गायब हो गई और उसके चेहरे पर नफरत के भाव झलकने लगे। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आप देख सकते हैं मैं ठीक हूं और ठीक ही रहूंगी, चिंता मत कीजिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हें वो सारी बातें भूल जानी चाहिए और मेरे साथ विजयनगर चलना चाहिए। सृष्टि ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं कभी उस जगह पर नहीं आऊंगी जहां मेरी मां का अपमान हुआ था, जहां उनकी मौत हुई थी और जहां मुझे नाजायज लड़की कहा जाता है, कभी भी नहीं। ये कहते हुए उसकी आंखों में लगभग पानी आ गया था। तभी एक इंसान ने उसे जल्दी से गले लगा लिया और उस इंसान को देखकर रणविजय अपनी जगह जमसा गया। आकृति ने सृष्टि की पीठ सहलाते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो, शांत हो जाओ, हमें बताओ, हम तुम्हारी बड़ी बहन है ना, हम उस इंसान को सजा देंगे जो तुम्हें परेशान करेगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने घुरकर रणविजय को देखा और कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को परेशान करने की? उसकी आंखें इस समय गुस्से से लाल हो रही थी और रणविजय उसे ही देखे जा रहा था। रणविजय ने अपने कपकपाते हाथ से आकृति का चेहरा पकड़ा और कहा, सनम। आकृति ने कंफ्यूज होकर रणविजय को देखा और फिर शौर्य को। वो हर बार शौर्य को ही देखती थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शौर्य उसके हर एक सवाल का जवाब दे सकता है। शौर्य ने कहा, तुम्हारा बड़ा भाई है। आकृति ने हैरान होकर रणविजय को देखा और कहा, अच्छा इसीलिए आप हमारे सपने में आते थे? ये कहते हुए वो हिचकिचाते हुए वापस शौर्य के पास खड़ी हो गई। सृष्टि से मिलना एक अलग बात थी क्योंकि वो एक लड़की थी और बहन होने के नाते उसे अपने आप अपने दिल में एक फीलिंग से महसूस हो रही थी, लेकिन रणविजय को देखकर उसे एक ऐसा एहसास हो रहा था जिसमें थोड़ा सा प्यार और डर दोनों शामिल था। रणविजय ने अपने हाथ आगे बढ़ते हुए कहा, अपने भाई से नहीं मिलोगी? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसका गला भर आया था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।